आसमान में बदलते रंगों को देखते गुनगुनी धूप में बैठकर सूरज की रश्मि से नहा रही थी मैं। सच यही है कि आजकल कुआं सूखने लगा है और सूरज नहला रहा है। कितनी अजीब अजीब बातें होती जा रही है भूगर्भ में। सूर्यास्त के बाद छः छः घंटे तक इंसान सोता नहीं है, ना ही उगते सूरज की पहली किरण के साथ कोई जागता है। वह जमाना अलग था जब सूरज उगने के 2 घंटे पहले ही उठकर नदी घाट में स्नान करने चली जाती थीं स्त्रियाँ। आधे शरीर को ढंक कर, पानी भरे घड़े को अपने सिर पर उठाए, चेहरे पर घूंघट लिए लचीली चाल चलती वे घर जब लौटती थी, तब सूरज उगने को तैयार होता था। लगता था सूरज भी अदब से आता है। जबकि स्त्रियां नहाकर घाट छोड़ती हैं, लचकती बलकती यही नारियां गुनगुनाती हुई आंगन में झाड़ू लगाती, रंगोली सजाती, चित्रकला में अपनी महारत दिखाती। उसी संस्कृति के घाट पर पली बढ़ी हूँ मैं। मेरे घर के बड़े से आंगन में एक छोटी सी तुलसी थी, जिसकी मेरी दादी बहुत प्यार से पूजा करती थी। उनकी अनुपस्थिति में माँ पूजा करती थी। रोज़ सुबह कुएं से बाल्टी भर ठंडे पानी को अपने ऊपर उंडेल कर कांपती हुई एक बाल्टी पानी भरकर तुलसी पौधे में डालना और प्यार से सिर झुकाए नमस्कार करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, जैसे कि रोज़ दादी करती थी। मैं भी उनके देखा देखी नहाने के बाद गीले फ्रॉक में पानी लेकर तुलसी माँ को जल चढ़ाती थी। तब मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी। कुछ दिनों में यह मेरी आदत में शामिल हो गया था। बहुत अच्छा लगता था, जैसे सुबह सुबह भगवान का आशीर्वाद मिल गया हो। बड़ों के साथ रहने से कितने फायदे होते हैं। किसी से हमें संस्कृति सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ना कोई हमें सिखाता था। बस उनके नक्शे कदम पर चलते उनके अनुकरण करने की आदत सी बन गई थी। लेकिन आज के एकल परिवार में ऐसे संस्कृति कौन देता है, या सिखाने को वक्त किसके पास है। ये कथा एक गांव में रहने वाली भोली भाली लड़की के गांव की गलियों में घूमते फिरते अपने पिता माता की लाडली की नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर घटित घटनाओं, रिश्तों और हवा पानी में जीती रूती हुई परंपराओं की कथा है। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हमारे सामने कई रास्ते होते हैं, पर हमें किस रास्ते पर चलना है पता नहीं होता। कई बार मैं ऐसी ही उलझन में पड़ गई थी। एक और मंजिल तो दूसरी ओर पीछे खींचती परंपराएं। शायद हर स्त्री के जीवन में ऐसे कई पल आते हैं। कुछ आगे बढ़ जाती हैं तो कुछ वक्त के साथ वहीं रुक जाती हैं। कई कांटे चुनौती बन मेरे भी रास्ते अड़े थे। अवहेलना, चुभती बातें दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती थी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। एक के बाद एक चुनौतियों का सामना किया। मैंने औरों की तरह नौकरी नहीं की है। हाँ, कोशिश तो की थी कि अपने लिए कुछ कमा सकूं, जिससे किसी अन्य पर निर्भर करने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन शादी से पहले पिताजी की अनिच्छा और शादी के बाद घरेलू जिंदगी में उलझ कर रह गई और एक आज्ञाकारी पत्नी बनकर रह गई, जिसने अपने जीवन की शुरुआत 40 की उम्र के बाद लेखन के जरिए शुरू की थी। मन में असंख्य प्रश्न उठते, न जाने भगवान ने मुझे ऐसा अपंग सा क्यों बनाया। दिमाग को चैन नहीं, शायद लेखक का देखने का अंदाज़ा और उसकी सोच ही अलग होती है। मन में उपजे अनजाने बेजिल और अनकहे शब्दों को कागज़ पर उतार देना किसी को कहने से ज़्यादा आसान लगता था। जब 12 साल की थी, तब से भावनाओं को लिखना मुझे अच्छा लगता था। कई बार रात रात भर कर जाग कर लिखती रहती। डायरी के पन्ने ख़त्म होते रहते। मेरे पिताजी लड़कियों की नौकरी करने में ज़्यादा खुश नहीं थे, इसलिए किसी नौकरी की तालीम दिलवाने में उनकी कोई आंतरिक इच्छा नहीं थी।
लड़कियां घर में रहकर ट्यूशन या कोई अन्य काम करें, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं था। मेरी पढ़ाई के दौरान ही लेखन शुरू हो चुका था। छिप छिप कर लिखती थी। 60 पन्ने का एक उपन्यास लिखने के बाद मेरे जीवन में एक और नया चैप्टर खुल गया। मेरे पिताजी ने मुझे शादी के बंधन में बांध दिया। इस करवट ने फिर मुझे लेखन से अलग कर दिया। मैं खुद को भूलकर परिवार और परंपरागत घरेलू काम में शामिल हो गई। शादी के कई सालों बाद मेरे बच्चों के कारण फिर एक बार मेरी पहचान बदली। उन्होंने मुझे याद दिलाया, मेरी खुद से मुलाकात कराई। वह लता जो कभी सांसारिक जीवन में खो गई थी, उसमें एक नई लता का जन्म हुआ और एक बार फिर लेखन का दौर शुरू हुआ। जीवन को देखने का आईना बदल गया है। बचपन में जिन गलियों से गुजरे थे, आज फिर से उन गलियों की याद आने लगी है। वह स्कूल का बस्ता, कॉलेज में दोस्तों का गुमान, घर पर माँ की नसीहतों को लेक्चर कहकर पल्ला झाड़ देना, भाई बहनों के साथ गुजारे हुए वह सारे पल, छोटे छोटे किस्से, सब आज बहुत मायने रखते हैं। कितनी जल्दी गुजर गए वे दिन। काश कि फिर से बचपन आ जाता किसी पेड़ के पीछे से और हाथ पकड़कर कहती, चलो फिर एक बार चल पड़े उन गलियों में और फिर से शुरू कर ले एक नई जिंदगी, जिस पर सवार होकर पिताजी के पीठ पर सवारी करने का सुख मिलता था। आत्मकथा लिखना यानी खुद को पुस्तक के रूप में समाज के सामने पेश करना। किसी स्टोर रूम में पड़ी किताब पर से धूल झाड़कर उसके एक एक शब्द को बिना किसी आच्छादन के मनन कर उन्हें चित्रित करना ही आत्मकथा है। बीते हुए लम्हों को, उसमें छिपे जीवन के मूल्यों को, सहेज कर रखी हुई गठरी को खोलकर उसके अंदर सहजे आत्मविश्वास, मजबूरी, संवेदना, ममता और कड़वी किस्सों से टूटे बिखरे खिलौनों को समाज के सामने पेश करना, यानी पुराने घाव को कुरेद कुरेद कर बड़ा करना और आलोचना समालोचना से गुजरते हुए खुद की दूसरों के नज़रिए से समीक्षा कराना आसान नहीं होता। यह वैसा ही है जैसे स्वयं को होम कुंड में दग्ध कर पिघलाना, फिर उससे निकले स्वच्छ सुवर्ण को शब्दों के रूप में पाठक तक पहुंचाना। पुरानी कलम, पुराने डायरी, पुराने कपड़े पुराने लोगों की तरह बहुत प्यारे होते हैं। चाहे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाए, यादों की परत पर धूल जम जाए, लेकिन वे सुगंधित एहसास भुलाए नहीं भूले जा सकते, जिनसे गुजर कर हम वर्तमान के दरवाजे पर खड़े हैं और सच्चाई को आंकने की कोशिश में हैं। उन पर हाथ फिराते याद आ जाते हैं वह सारे लम्हे, दादा दादी की कहानियाँ, उनके साथ प्यार भरी डांट, हर मोड़ पर जिंदगी को महसूसना और उन्हें कागज़ पर उकेरना, किसी भूल भुलैया में फंसकर निकलना जैसा है। उम्र की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जो बेताबी, जो बेचैनी, जो अनुभूतियाँ और जो एहसास थे, वे अब कहाँ। 16 साल की उम्र में जो धड़कनें थीं, उन्हें महसूस कर 50 साल की उम्र में लिखना आसान नहीं था। तब जो चीज़ें बहुत मुश्किल और बड़ी लगती थी, आज वह सारी चीज़ें नादानी सी लगती है, और जिन किस्सों को किसी कारण आसानी से छोड़ आए थे, उन गलियों में वही आज बहुत बड़े मुद्दे नज़र आते हैं।